हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 9th की गणिता मंजरी चल रही थी। उसमें चैप्टर नंबर 3 हम लोग कर रहे थे। इसका आज लास्ट एक्सरसाइज है जिसे कहते हैं एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। इसे आज खत्म करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कन्वर्ट करना है फॉलोइंग को रेशनल नंबर में इन द फॉर्म ऑफ ए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग हो या नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो या रिपीटिंग हो, विच एवर इन द केस में बी, बाई द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड की वजह मदद से इसे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग में देखना है क्या है, किसमें ये नंबर्स आ रही हैं। तो सबसे पहला पार्ट देखिए किस तरह करेंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए हमें दिया हुआ है 3/50, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, इसे डिवाइड करना लॉन्ग डिवीजन मेथड से शुरू करेंगे। तो कह रहे थे लॉन्ग डिवीजन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 50 से हमें डिवाइड करना है 3 को। अब ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसलिए पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। फिर भी डिवाइड नहीं होगा तो जीरो लगाएंगे और यहाँ भी जीरो बढ़ा लेंगे। अब ये डिवाइड हो सकता है 6 टाइम में। 6 टाइम में 300 आ जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये पूरा खत्म। क्या आया हमारा 0.06। तो मतलब 3/50 को डिवाइड करने पर हमारा आ रहा है 0.06, ठीक है। 0.06। यहाँ पर देखिए इसके आगे कुछ भी नहीं बढ़ रहा है कि 5 आ जाता, कुछ है, कोई नंबर नहीं आ रहा है, यहीं पर रुक गया। तो रुक जाता है उस नंबर को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। तो इसे कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। इतना सा लिख देंगे, बात खत्म। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन कह देते हैं 2/9 को चेक करना। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, अब हमें 9 से डिवाइड करना है 2 को, ठीक है। तो ये डिवाइड तो होगा नहीं, डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे। 20 हो गया। 20 को अगर डिवाइड करेंगे 9 से, 9 टू सा 18। अब इसको माइनस करना शुरू करेंगे। माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर से बन जाएगा 20। तो 9 से फिर से डिवाइड करेंगे, 9 टू जा 18 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर इसी तरह जीरो बढ़ाएंगे। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये रुकेगा है नहीं। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं 2/9 को 0.22 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब जिसके आगे जो चीज बार बार रिपीट होती है उसके ऊपर हम लोग क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। तो 2.2 के ऊपर बार में लगा दिया। ये कैसा नंबर हुआ, तो ये बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है नंबर। देखें यहाँ पर नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, रुक रहा नहीं। तो रुक नहीं रहा है इसलिए से रिपीटिंग कहेंगे, ठीक है। और दूसरा ये क्या कहेंगे, यहाँ पर टर्मिनेट भी तो नहीं हो रहा, नंबर आते ही जा रहे हैं कोई ना कोई नंबर। तो ये कैसा नंबर हुआ, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ठीक है। देखिए मैंने इसे यहाँ पर लिख दिया हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं प्रूफ करिए √5 एक इरेशनल नंबर है। ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं, उन सब में सेम ही रही प्रोसेस रहेगा। √5 की जगह √3 आ सकता है, √7 आ सकता है, रूट में 7 आ सकता है, रूट में 11 आ सकता है, ठीक है। रूट में 13 आ जाए, कुछ आ जाए। ऐसे कई नंबर्स हो सकते हैं जो रूट में आ जाए, तब आपको सेमी प्रोसेस से इरेशनल नंबर प्रूफ करना रहेगा। बस एक सीख लीजिए, बाकी सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे जब एक ही समझ लेंगे। तो इसमें करते क्या है, इससे हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करते हैं, बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब अपनी ही बात को झूठा सिद्ध कर देना, जो वो एक चीज कंसीडर की है उसे झूठा सिद्ध कर देना। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा था कि ये एक इरेशनल नंबर है। हम क्या करेंगे, √5 को एक रेशनल नंबर मान लेंगे। इरेशनल प्रूफ करने को कह रहे हैं, उसका उल्टा मान लेंगे कि इरेशनल मान लेते हैं, ये इरेशनल नंबर नहीं। तो इरेशनल नहीं है तो रेशनल होगा, सीधी सी बात। तो इसको √5 को रेशनल मान के प्रूफ करेंगे। किस तरह करेंगे तो चलिए देखते हैं। हमने कहा लेट लेट √5 इज इज रेशनल नंबर, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई होगी। अब क्या, √5 अगर रेशनल नंबर है तो इसे a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। a/b लिख दें, से कोई दिक्कत, क्योंकि
जितने भी रेशनल नंबर है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो इसी तरह ए बाई बी लिख दिया, पी बाई क्यू की जगह ए बी का इस्तेमाल किया है। अब ए बी का इस्तेमाल किया, यहाँ पर हम कहेंगे बी जो है हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, और ये इन दोनों को हम को प्राइम ले रहे हैं, ए और बी को को प्राइम ले लेंगे। अब को प्राइम होता क्या है, को प्राइम का मतलब होता है जैसे 3 और 4, इन दोनों के बीच कॉमन क्या है, एच सी एफ कॉमन है, एच सी एफ क्या होगा, तो 1 ही आएगा। जब एच सी एफ निकालेंगे तो इन दोनों का 1 आएगा। एच सी एफ से मतलब है इसके कॉमन फैक्टर्स। देखिए जैसे 3 और 4 है, इनके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, एक 1 हो सकता है, दूसरा 3 हो सकता है। 4 के क्या हो सकते हैं, तो 4 के 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और एक और हो सकता है खुद 4। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स यही हो सकते हैं। अब इसमें लेकिन कॉमन क्या है, तो कॉमन देखा जाए तो यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, एक ही कॉमन फैक्टर इन दोनों का होगा। प्राइम नंबर्स उन्हें ही कहा जाता है जिनका कोई एक ही कॉमन फैक्टर होता है। एक ही कॉमन फैक्टर का मतलब है कोई एक नंबर ही इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। जैसे 1 है, 1 इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, 3 को भी और 4 को भी। ठीक है, यही होता है को प्राइम नंबर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैंने इसी बात को लिख दिया कि ए बी जो है वो को प्राइम है और बी जीरो कभी नहीं होगा। अब क्या करेंगे, अब बोथ साइड हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बोथ साइड जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 5 √5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। एक मिनट, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते फिर स्क्वायर करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 प्लस बी बन जाएगा इक्वल टू ए हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो इसका स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर होने के बाद क्या आएगा, तो 5 और बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम देखिए ये जो इक्वेशन है इस पे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेंगे। दूसरा थोड़ा सा नीचे आ जाइए, बी स्क्वायर था, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में था, गया उस तरफ डिवाइड में, ए स्क्वायर बाई 5 आ गया। तो मतलब ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर सकता है, यहाँ पर यही कह रहा है। इस इक्वेशन को जब हम देखते हैं तो हमें लगेगा कि ये जो है ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं कहूँ कि 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है, 9 को 3 डिवाइड कर सकता है, 3 3 सा 9 डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या 3 3 से नहीं डिवाइड होगा, 3 को भी 3 से डिवाइड किया जा सकता है, 3 1 जा 3। तो उसी तरह अगर ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर सकता है, मतलब ए को भी तो 5 डिवाइड कर सकता है। बस इसी बात को यहाँ पर लिख देंगे कि अगर ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो ए को भी 5 डिवाइड करेगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने वही बात को लिखा गया कि ए स्क्वायर 5 को डिवाइड कर सकता है, तो ए को भी 5 डिवाइड करेगा। बस इतनी सी बात लिखी गई है और कुछ नहीं लिखा गया। अब मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा कि अगर 6 को 2 डिवाइड कर सकता है, तो सीधी सी बात है कि 6 को अगर 2 डिवाइड करा, 6 के अगर फैक्टर किया जाए इसमें 2 भी निकलेगा और 3 भी एक निकलेगा। तो 6 को 2 डिवाइड किया जा कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इस जो 6 है इसके अंदर कोई ना कोई और डिजिट भी होगी। ठीक है, कोई जो एक हमारा होता है कि कॉमन फैक्टर कुछ कुछ ना कुछ या कोई कांस्टेंट होता जरूर है, तो एक कांस्टेंट तो होगा ही होगा। ठीक है, जब भी कोई डिजिट किसी डिजिट को डिवाइड करती है चाहे कोई कांस्टेंट डिजिट होगा जरूर। जैसे 3 को 3 डिवाइड कर रहा है, मैं कह रहा हूँ, अब 3 को 3 × 1 भी तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पर वो कांस्टेंट 1 हो गया। ठीक है, कोई ना कोई एक कांस्टेंट होगा जरूर, किसी भी डिजिट की कोई भी डिजिट डिवाइड कर रही हो तो उस डिजिट के डिवाइड करने के बाद भी कोई ना कोई कांस्टेंट बच जाता है, कोई ना कोई डिजिट बच जाती है साथ में। ठीक है, तो इसी चीज को अगले स्टेप में हमें लिखना है। यहाँ पर क्या कहा था, यहाँ पर कहा था कि ए को 5 डिवाइड कर रहा है, तो ए को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो मतलब हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 5C। क्यों ऐसा लिखा, अभी मैंने कहा कि अगर 6 को 2 डिवाइड कर रहा है तो जब डिवाइड कर देगा तो 3 बच जाएगा। ठीक है, जो 3 जब बच जाएगा तो 3 वापस 6 कैसे बन सकता है, 3 वापस कैसे 6 बनता है, इसमें जब 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो यहाँ पर यही है, जब मैंने कहा ए को 5 डिवाइड कर रहा है तो सी बच रहा है। ठीक है, ए को जब 5 डिवाइड करता है तो क्या बचता है, सी। ठीक है, सी बचता है, तो सी में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस ए बन जाएगा। अब यहाँ पर भी तो यही किया था, 6 को जब 2 ने डिवाइड किया तो 3 बचा था। अब 3 में वापस अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, जिससे डिवाइड किया उसी का मल्टीप्लाई कर दें तो वापस ये 6 बन जाएगा। बस यही चीज यहाँ पर लिखी गई है और कुछ नहीं है। अब ये जो 6 है ये क्या हो सकता है, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4, या हो सकता है माइनस में आ जाए, या हो सकता है जीरो आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो सी को एज अ इंटीजर यहाँ पर लिया गया है, इसी बात को लिख देंगे।
ठीक है, देखिए मैंने उसी बात को लिख दिया है कि सी एक इंटीजर है। अब चाहे जो हो ये, अब आगे क्या करेंगे, इसी इक्वेशन का हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा और 5c का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर ऐसे का ऐसे लिख दीजिएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और सी का स्क्वायर करेंगे तो सी का स्क्वायर ही रहेगा वो। यहाँ पर और क्या चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पर देखा जाए तो ए की वैल्यू रखी जा सकती है, ए स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 से क्या किया, ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 5b स्क्वायर, 25c स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, तो 25c स्क्वायर बाई 5 से काटेंगे, 5 5 जा 25। ठीक है, इतना सा समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, क्या बचा है हमारे पास वैल्यू जो बची है बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर बचा हुआ है। इसे हम आगे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, इसे बना लेंगे हम अपनी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 तो बना लिया है। अब इसमें देखा जाए तो इसे 5 को दूसरी तरफ भेजेंगे, तो बचेगा सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 5, इस तरह बचेगा। सी को मैंने इसी तरफ रखा, 5 को दूसरी तरफ भेज दिया। अब इस कंडीशन को ध्यान से देखिए, और ऊपर की कंडीशन जो एक दी गई थी, बनाई थी हम लोगों ने, उसको भी देखिए इसे ध्यान से। यहाँ ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है और नीचे की कंडीशन में बी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, तो वही चीज वापस से लिख सकते हैं जो पहली इक्वेशन में हमने लिखी थी। अब देखिए यहाँ पर मैंने वही बात लिख दी कि बी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर सकता है तो बी को भी 5 डिवाइड करेगा। यहाँ से हमें ये क्या पता चला कि ए स्क्वायर को भी 5 डिवाइड कर रहा था, अब हमने कहा बी को भी 5 डिवाइड कर रहा है, मतलब ए को भी 5 डिवाइड कर सकता है और बी को भी 5 डिवाइड कर सकता है, मतलब 5 दोनों को डिवाइड कर सकता है, ए को भी और बी को भी। और जबकि कहा था हमने ए और बी क्या है, ये दोनों एक को प्राइम है। को प्राइम का मतलब ही होता है इन्हें, इनके एक से ज्यादा डिविजिबल नहीं हो सकते, एक ही डिजिट इन्हें डिवाइड कर सकती है और वो है 1। यही होना चाहिए को प्राइम की डिफिनेशन, यही है कि एक ही नंबर उन्हें डिवाइड कर सकता है, वो है 1। और यहाँ पर तो हम कह रहे हैं एक नंबर ये भी है 5, जो ये डिवाइड कर सकता है ए को भी और बी को भी, दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो मतलब ये को प्राइम तो कहीं से नहीं होंगे, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। तो अब इस बात को यहाँ पर लिख देते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 से हमें ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या क्या लिख दिया, तो मैंने कह दिया कि जो 5 है ये कॉमन फैक्टर हो गया, मतलब 5 जो है ए को भी डिवाइड कर सकता है और बी को भी डिवाइड कर सकता है, तो कॉमन फैक्टर हो गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए ए और बी का, जो है 1। यहाँ पर लेके 5 भी आ गया, तो मतलब ए और बी को प्राइम तो कहीं से नहीं होंगे। ठीक है, को प्राइम नहीं होंगे तो वो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, मतलब हमारा जो एजम्पन्स था, जो हमने लेट किया था, एज्यूम किया था, वो गलत हो गया। जब हमारा एजम्पन गलत हो गया, तो अगर हमने एजम्पशन किया था कि वो एक रेशनल नंबर है, अगर वो रेशनल नंबर नहीं है तो वो क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है। हेंस 5 इज इरेशनल नंबर, इतना लिख देंगे, एग्जाम में एक नंबर भी नहीं कटेगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर देखिए 3 में क्वेश्चन में कह रहे थे, इसमें सारे मैं नहीं बताऊंगा, इसमें पहला बता देंगे, दूसरा बता देंगे, एक ये हो सकता है बता दें, और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस बता दिए जाएंगे, सारे नहीं बता जाएंगे, बाकी आप लोग खुद से कर सकते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है, पी ऊपर आ जाए क्यू नीचे आ जाए, ऐसा कुछ ले, जैसे जैसे 2/3 इस तरह बदलना है। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें तो ये टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पर रुक जा रहा है, पॉइंट के बाद कुछ नंबर आया उसके बाद रुक गया, उसके बाद बार बार नहीं आ रहा है, इसके ऊपर इस तरह बार नहीं लगा हुआ। बार का मतलब है ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, बार का मतलब होता है ये नंबर रिपीट हो रहा है, बार का नंबर है ये। तो ये अकेले ये कैसे नंबर्स थे, ये टर्मिनेटिंग टाइप के नंबर्स थे, और ये सब रिपीटिंग टाइप के नंबर्स, जितने भी इनके ऊपर बार लगा हुआ है ये सब रिपीटिंग टाइप के रेशनल नंबर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला पार्ट किस तरह करेंगे इस क्वेश्चन का। कह रहे थे 12.6 और दूसरे पॉइंट में है कि 0.0120। ठीक है, देखते हैं इन्हें किस तरह सॉल्व किया जाएगा। सोल्यूशन में हम करेंगे क्या, 12.6 ये लिखा हुआ है, एक चीज याद रखिएगा, टर्मिनेटिंग टाइप के जितने भी नंबर्स हो, मतलब आगे कुछ ना आ रहा हो, कहीं ना कहीं जाकर रुक जाती हूँ,
तो अगर ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटाने के बाद देखिए कितनी डिजिट लगी पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद यहाँ पर देखा जाए तो एक ही डिजिट लगी हुई, तो वन के नीचे एक जीरो बना, वन के आगे एक जीरो बढ़ा देंगे। यहाँ पर अगर हो सकता है 4-5 डिजिट लगी हो, तो जितनी डिजिट लगी होती है उतने जीरो नीचे बढ़ा दिए जाते हैं वन के आगे। ठीक है, पॉइंट को हटाया, नीचे क्या लगाएंगे, वन के आगे एक जीरो। ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 2 और 6 अपॉन में 10। इसका उल्टा भी कई बार हो सकता है, जैसे हमें कोई नंबर दिया गया 167 अपॉन में 100, तो अगर नीचे से दो जीरो हटाएं तो दो डिजिट के बाद पॉइंट लग जाता है, इसे लिख सकते हैं 3.67। देखिए यहाँ पर दो डिजिट के बाद पॉइंट लग गया, तो उल्टा भी किया जा सकता है। ठीक है, पर अभी वो समझना नहीं, ये आ गया। इसे हम कैसे काट सकते हैं, तो इसे हम देखा जाए तो इसे हम दो से काट सकते हैं, ऊपर और नीचे। ऊपर आ जाएगा 63, नीचे आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा पी वाई क्यू के फॉर्म में क्या, 63/5। यही हमें निकालना था, यही हमारा हो गया आंसर। अगला बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए। सेकंड पार्ट के इसके क्या कह रहे थे, 0.0120 है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाया तो नीचे जीरो बढ़ाएंगे, वन के आगे कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो, क्योंकि चार डिजिट थी तो चार जीरो नीचे बढ़ाएंगे। अब क्या होगा, तो इसे काट के देखेंगे ये कट रहा है या नहीं। अब देखिए 120 के आगे डबल जीरो लगा हुआ है, यहाँ 120 के आगे दो जीरो लगे हैं, किसी भी डिजिट के आगे जीरो चाहे जितने लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 120 बचा, नीचे क्या बचा, वन के आगे फोर जीरोस। इसे कैसे काटेंगे, तो जीरो से जीरो कट गया, ऊपर क्या कटेगा, तो ऊपर देखा जाए फोर से कट सकता है, 4 3 12, नीचे काटेंगे फोर से तो 250 आ जाएगा, तो मतलब इसे लिख सकते हैं 3/250। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, अब पार्ट नंबर 3 को देखेंगे। यहाँ ये कैसा नंबर है, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं, रिपीटिंग टाइप का रेशनल नंबर है। ये नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होगा, ये रिपीट करेगा। ये जो 52 है ये बार बार आता चला जाएगा, इसीलिए इसके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं इसे किस तरह सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे एक्स मान लिया जाएगा। इस नंबर को हम क्या करेंगे, एक्स के इक्वल मान लेंगे, एक्स इक्वल टू। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें ये पता कैसे चलेगा 10 से मल्टीप्लाई करना है या 20 से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट स्टेप में। तो सबसे पहले जब भी डिजिट आप एक्स लेट कर रहे हैं, इसको भी कई बार इक्वेशन वन मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा तब किया जाएगा जब ये पॉइंट बार के एकदम करीब बैठा होगा यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट इसका सीधा सा एक नियम है, ये जो पॉइंट है ये बार के एकदम करीब होना चाहिए। इक्वेशन वन उसी को माना जाएगा, उसी को लेट किया जाएगा जो जहां पर आपको पॉइंट बार के एकदम पास दिखे। ठीक है, बार के एकदम करीब जहां पर पॉइंट दिखेगा उसी को इक्वेशन वन कहा जा सकता है। इस क्वेश्चन में ये चीज रख लीजिए कि जब पॉइंट बार के पास होगा तभी हम इक्वेशन वन उसे कहेंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पर लिखा होता 3.6 के ऊपर बार, तो हम इसे इक्वेशन वन यहीं पर कह देते, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पॉइंट बार के पास नहीं है, इसलिए यहाँ पर पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ सीधे कर दीजिए मल्टीप्लाइंग बाई 10। यहाँ पर मैंने कह दिया कि 10 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू 30.52 के ऊपर बार। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद हम फिर से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन टू बनाने के लिए। किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, तो दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हम पॉइंट को ले जाते हैं बार के उस तरफ। ठीक है, 52 आ रहा है, तो 52 बार के नीचे देखिए कितनी संख्याएं हैं। दूसरी बार जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखते हैं कि बार के नीचे कितनी संख्या है। यहाँ बार के नीचे टू नंबर्स हैं। ठीक है, जितनी नंबर्स होंगी बार के नीचे उतनी ये जीरो से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जैसे बार के नीचे यहाँ पर टू डिजिट है, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी थ्री डिजिट होती है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। बस इस तरह याद रखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जैसे ही ना बन गई, बाकी का क्वेश्चन तो कर ही लेंगे आसानी से। तो यहाँ पर यही लिखेंगे, क्या करने जा रहे हैं, देखिए मैंने वही चीज यहाँ पर लिख दी कि इक्वेशन वन जो है इसमें मैं 100 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 था, 10 में जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे ये 1000 बन जाएगा। 1000x इज इक्वल टू 30, और पॉइंट राइट साइड दो और खिसक जाएगा, जितने भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं जीरो से राइट साइड खिसकता जाता है। तो अगर पॉइंट 52 पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ से उठ के आगे आ गया है, और बचेगा क्या, तो 52 के ऊपर बार बचा तो 52 फिर से बच जाएगा, क्योंकि ये तो आता ही जाएगा ना बार बार।
तो 52 फिर से लिखा जा सकता है क्योंकि इसके ऊपर बार लगा हुआ है। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 को। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा इक्वेशन 2, क्या है हमारा इक्वेशन 2 है 1000 x इज इक्वल टू 3052.52। ठीक है, इसके ऊपर बार लगा हुआ। इक्वेशन 1 क्या है, तो वो है हमारा 10x इज इक्वल टू 30, सॉरी इक्वेशन 1 में, हाँ सॉरी नहीं नहीं सही लिख रहे थे। ठीक है, इक्वेशन 1 में हमारा क्या था, इक्वेशन 1 में है 30.52। पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट रखते हैं। ठीक? इसे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज होंगे, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा। तो माइनस होने के बाद क्या होगा, तो इसमें में से 10 चला जाएगा और ये 52 का 52 पूरा का पूरा कट जाएगा। बार लगा है ना दोनों में, तो ये इससे जीरो हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होकर, और बाकी को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 1000 में से 10 जाएंगे, 990 बचेगा। और यहाँ 52 में से 30 जाएगा तो क्या बचेगा, 30 और 22। 52 से 52 पूरा चला जाएगा, उसमें पॉइंट के बाद कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, x इज इक्वल टू 3022 अपॉन में 990 आ जाएगा। ठीक है, 990 इस तरह मल्टीप्लाई में था, उधर डिवाइड में ले गए। अब क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। तो जब इसे डिवाइड किया जाएगा, इसे जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 495, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1511। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 1511 अपॉन 495। और यही हमें लेकर आना था, जो हमारा काम यहाँ तक पूरा हो गया, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, हम कुछ स्टेप याद रखेंगे, आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। पहला इक्वेशन 1 किस तरह बनानी है, फिर दूसरा इक्वेशन 2 किस तरह बनानी है, और उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, बस बात खत्म। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका एक सेकंड पार्ट है, वो भी आ जाते हैं, पार्ट नंबर 4। देखते हैं पार्ट नंबर 4 किस तरह होगा। तो पार्ट नंबर 4 के लिए मैं यही साइड में कर देता हूँ। शुरू करते हैं अगला, पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में दिया क्या है, 1.235 के ऊपर बार दिया हुआ है, 2 के ऊपर यहाँ पर बार नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कर रहे हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहला काम x सिलेक्ट कर दिया जाए। सोल्यूशन में हम क्या करते थे, इसका सोल्यूशन कैसे होगा, तो सबसे पहले काम हम करते हैं, लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1.235 के ऊपर बार। इतना आसान सा है, पहला काम यही करते हैं। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 1 यहाँ नहीं कहते हैं, इक्वेशन 1 तब कहेंगे जब हमारा पॉइंट जो है बार के पहले पहुंच जाएगा। यहाँ पर देखिए, पॉइंट जब बार के पहले पहुंच गया था तब हमने इक्वेशन 1 कहा था। तो इसके लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 10x हो जाएगा एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, 12.35। जब भी जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं पॉइंट एक साइड राइट में खिसक जाता है। अब ये बना सकते हैं, बन सकती है हमारी इक्वेशन 1, क्योंकि हमारा हम देख सकते हैं जो पॉइंट है वो कहाँ है, वो बार के एकदम पास बैठा हुआ है। सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे में उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जितने के ऊपर बार लगा हुआ। यहाँ बार कितने कितनी डिजिट के ऊपर लगा हुआ है, यहाँ 2 डिजिट के ऊपर लगा, मतलब 100 से करेंगे, 2 जीरो। 3 डिजिट के ऊपर लगा होता 1000 से कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 को यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 10 क्या बन जाएगा, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1000 बन जाएगा। 1000x इज इक्वल टू 1235.35 के ऊपर बार, क्योंकि 35 बार बार आता ही जाएगा।
इसलिए वापस से हम इसे लिख सकते हैं। फिर क्या करते थे, तो फिर हम क्या करते थे, इक्वेशन टू को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम अपनी इक्वेशन वन से। ठीक है, इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इक्वेशन टू ऊपर लिखिए कितना है, 1000x माइनस इज इक्वल टू 1235.35 के ऊपर बार, अपॉन में क्या लिखेंगे, 10x इज इक्वल टू 12.35, ठीक है, के ऊपर बार। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन लग जाएगा बोथ साइड। ठीक है, माइनस का साइन लगने के बाद यहाँ पर आएगा 990x, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखा जाए 35 के ऊपर यहाँ भी बार है, 35 के ऊपर यहाँ भी बार है, मतलब 35 से 35 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर 0 बचेगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, बचेगा क्या हमारा, तो 5 से 2 जब जाएगा तो 3 बचेगा, 3 से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और बाकी 2 और 1 ऐसे ही लिख दिया जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, तो x इधर रखेंगे और 990 को दूसरी तरफ भेजेंगे डिवाइड में, 990 को हमने डिवाइड में भेज दिया है। अब देखिए ये यहाँ पर डिवाइड और नहीं हो सकता है, अब अगर डिवाइड नहीं हो सकता है तो इसी को हम अपना आंसर मान लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन था, सेम किया है, दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, बस खाली डिजिट्स का फर्क है, दोनों क्वेश्चन किए सेम ही गए हैं, चाहे थर्ड हो चाहे फोर्थ नंबर क्वेश्चन हो। अब एक क्वेश्चन और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखा जाए तो पॉइंट ये जो लगा हुआ है, ये जो पॉइंट लगा हुआ है, ये पॉइंट पहले से ही बार के पास बैठा हुआ है, बार जो है वो उसी के पास हमारा पहले से ही पॉइंट बैठा हुआ है, तो यहाँ पर 10 या किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं बनेगी, इक्वेशन वन जो हम बनाते हैं वो इजिली बन जाएगी। किस तरह, तो देखिए सोल्यूशन, हमने क्या कहा, हमने कहा लेट x इज इक्वल टू 0.23 के ऊपर बार। अब बार के पास पहले से ही पॉइंट बैठा हुआ है, जब भी बार के पास पहले से ही पॉइंट बैठा हो तो हम इसे सीधे कह सकते हैं इक्वेशन वन, क्योंकि इसमें कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही पॉइंट बार के पास बैठा हुआ हो। पिछले क्वेश्चन में बार के पास पॉइंट नहीं बैठा था, इसलिए पहले हमने 10 या किसी और डिजिट से मल्टीप्लाई किया था, उसके बाद जाके कुछ और कर पाए थे। ठीक, तो इसे सीधे हम यहाँ पर इक्वेशन वन कर देंगे, इक्वेशन वन अच्छा बन चुकी है। अब इक्वेशन टू किस तरह बनाते हैं, तो इक्वेशन वन में हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं उतने जीरोस का वन के बाद जितने के ऊपर बार लगा हुआ है, यहाँ 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो वन के आगे कितने जीरोस रहेंगे, 2, मतलब 100 से इक्वेशन वन को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 100x, दूसरी तरफ क्या होगा, तो 23 आगे आ जाएगा, पॉइंट 23 के ऊपर बार, क्योंकि ये बार बार आता रहेगा, कोई डिजिट बार बार आती है तो पॉइंट लगने के बाद फिर आ सकती है, फिर आ सकती है, बार बार आती जाएगी, ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद क्या करते थे, हम करते थे इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते थे, तो 100x में से 23 के ऊपर बार, अपॉन में x इज इक्वल टू 0.23 और उसके भी ऊपर बार, माइनस इस साइड भी, माइनस इस साइड भी, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 100 में से x अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, 99x, 99x आ जाएगा। ठीक है, इस तरफ देखा जाए तो ये 23 भी के ऊपर बार, नीचे भी 23 के ऊपर बार लगा हुआ, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट रखिएगा, ये याद रखिएगा सब्ट्रैक्ट में, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो बच जाएगा, और जीरो से 23 में से जीरो सब्ट्रैक्ट होगा तो वापस 23 ही बचेगा, कुछ नहीं घटेगा बढ़ेगा। क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं 23 अपॉन में 99, उधर मल्टीप्लाई में था इस तरफ डिवाइड में आ गया, बस ये डिजिट इसके आगे तो डिवाइड होती दिख नहीं रही, जब डिवाइड नहीं हो रही है तो इसे ही हम लोग आंसर बोल देंगे। ठीक है, इतना आसान सा ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब देख लेते हैं हम क्वेश्चंस में किस किस तरह के हमारे पास क्वेश्चंस थे, तो देखा जाए हमारे पास जो क्वेश्चंस थे
वो दो टाइप के क्वेश्चन थे, मेनली हमारे पास दो टाइप के ही क्वेश्चन थे। पहला टर्मिनेटिंग वाला, ठीक है, तो टर्मिनेटिंग वाला तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। दूसरा जिसके ऊपर बार आ रहा, बार आ रहा था, उसमें भी दो टाइप थे, बार के भी दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला पॉइंट जो है वो बार के पास ना हो, जैसे 3 में था पॉइंट जो है बार के पास नहीं था, तो पहले इक्वेशन 1 बनाने के लिए हमने क्या किया, पॉइंट को बार के एकदम करीब पहुंचाया, फिर इक्वेशन 1 बनाया, फिर इक्वेशन 2 भी बनाया। इसी तरह यहाँ पर देखिए पॉइंट जो है ये बार के करीब नहीं है, बार के करीब नहीं है, तो बार के करीब बनाने के लिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया गया था। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये पॉइंट जो है पहले से ही बार के करीब था, बार के करीब था, तो इसी को हमने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको एक्स के इक्वल में मानकर इसे इक्वेशन 1 मान लिया गया था, कंसीडर कर लिया गया, लेट कर लिया गया। उसके बाद हमने क्या किया था, बार के ऊपर बार के नीचे कितनी डिजिट्स हैं, यहाँ पर दो डिजिट्स हैं, तो 100 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 बना लिया, सबट्रैक्ट कर लिया, आंसर आ गया। सेम चीज 6 में करेंगे, यहाँ पर देखिए पॉइंट जो है ये बार के पास नहीं है, तो इसलिए पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें इक्वेशन 1 बना सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखिए पॉइंट जो है ये जो है 5 के पास होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं, तो 2 डिजिट हमें राइट में खिसकाना पड़ेगा, फिर उसके बाद इक्वेशन 1 बने, तो पहले यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसे इक्वेशन 1 बनाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए वही चीज है, यहाँ पर देखा जाए इस क्वेश्चन में पॉइंट पहले से ही बार के पास बैठा हुआ है, बार के पास बैठा हुआ है, तो इसे सीधे से कर दीजिएगा लेट एक्स इक्वल टू दिस नंबर, और ये इक्वेशन 1 बन सकती है, सीधे डायरेक्ट, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इस तरह बाकी के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। यदि कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है या कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट में बताइए, मैं अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहता है, लोकेट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर सबको शो करना है। थोड़ा सा ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, आसानी से होगा, बस ध्यान से देखिए। पहला पार्ट इसका कर लेते हैं, 0.532 इसमें शो करना है, देखते हैं किस तरह शो करा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला काम है हमें एक नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक है, एक नंबर लाइन यहाँ पर बना ली जाए। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होती हैं, 1 2 3, पॉइंट के बाद 3 डिजिट थी, इसीलिए 3 नंबर लाइंस मैंने ड्रॉ कर ली। ये थोड़ा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से कर लेंगे। तो 3 लाइन आप ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, हमें पॉजिटिव नंबर की जरूरत है, नेगेटिव नंबर की तो जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो हमें पॉजिटिव में दिख रहा है, तो मतलब हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए, हमें नेगेटिव साइड के कोई भी नंबर्स नहीं चाहिए। जीरो की तरफ एक तरफ नेगेटिव होता है, दूसरी तरफ पॉजिटिव होता है। हमने कहा लेट से ये जो है ये हमारा 0 है, तो इस तरफ हमारा 1 आएगा। 0 और 1 इतनी दूर दूर इसलिए बनाया है क्योंकि इसके बीच हमें 10 डिजिट और बनानी है। इसको 10 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, ठीक है। 10 इक्वल पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.1 पहला आएगा, 0.1 दूसरा पार्ट, 0.2 तीसरा पार्ट, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, और इसी तरह 0.9, 9 के बाद सीधा 1 आ जाएगा, क्योंकि 10 बन जाएगा वो 1 आ जाएगा। अब हमें करना क्या था, हमें देखना था ये हमारा पॉइंट है कहाँ। ये 0.5 दिख रहा है हमें, जो यहाँ पर देखिए इसको 0.5 ही दिखाई दे रहा। तो क्या कर रहे हैं हम, 0.5 कहाँ आएगा, इसके आगे, इन दोनों के बीच में ही होगा कहीं ना कहीं। ये जो पॉइंट है हमारा ये इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा। तो हमने क्या किया, इसे थोड़ा एक्सपेंड करके लिख लिया। किस तरह एक्सपेंड करके लिख लिया, मैंने कहा 0.5 को इस तरफ लिख दो, और 0.6 को हम दूसरी तरफ लिख देंगे, ठीक है। ये हुआ हमारा 0.5, और दूसरी तरफ लिख देते हैं 0.6। अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की जो भी जगह है उसको भी हम वापस 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो सारे लिखने की जरूरत नहीं, जितने से काम हो जाए उतना लिखिए। 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55, इस तरह 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 पर रुक जाएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। हमारा हमने यहीं पर इसलिए रोक दिया क्योंकि हमारा काम हो गया। हमें क्या चाहिए था, 0.3 और 0.4, चाहे तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 पॉइंट आगे इसी तरह लिख दीजिए, 0.56, 0.57, 0.58, अब जगह है नहीं तो मैं लिख नहीं रहा हूँ,
ठीक है, बीच में 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर है, लिखना चाहिएगा तो लिख दीजिएगा। अब हमें चाहिए क्या, तो देखा जाए हमें चाहिए ये 0.53। ठीक है, हमें चाहिए 0.53, उसके आगे 2 लगा हुआ है तो मतलब 53 और 54 के बीच में आएगा। 0.53 और 0.54 के बीच में ही कहीं ना कहीं ये होगा, 0.532 है ना, तो यही इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा 0.53 और 0.54। तो इसे भी फिर से जूम आउट करके लिख देंगे, हम जूम कर रहे हैं, जूम करते जा रहे हैं, ठीक है। इसे फिर से जूम करेंगे, 0.53 को इस तरफ लिख दीजिए, 0.54 को दूसरी तरफ लिख देते हैं। क्या किया, 0.53 को इस तरफ लिख दिया, 0.54 को दूसरी तरफ लिख दीजिए। फिर क्या करेंगे, फिर इनके बीच का जो ये पार्ट है इसे 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.531, फिर 0.532, फिर आएगा हमारा, ऊपर लिख देते हैं 0.533, फिर 0.534, फिर क्या आएगा, फिर इसी तरह 0.535, 0.536, इस तरह आते जाएंगे, ठीक है। उनसे मतलब है नहीं, हमें मतलब किससे है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 0.532। तो 0.532 कहाँ आ रहा है, बस ये देखिए, ये आ रहा है हमारा सेकंड नंबर पर, ये है हमारा पॉइंट 0.532, और इसी को हमें लोकेट करना था, तो इसी को बस लोकेट कर दीजिए, बात खत्म हुई हमारी। ये है हमारा पॉइंट 0.532, इसी को कह रहे थे हमें डिनोट करिए या दर्शाइए। दर्शाने के लिए आप क्या करते हैं, हम जो नंबर लाइन है उसके ऊपर ये पॉइंट था, तो इस पॉइंट को एक डॉट बना दीजिएगा, डॉट बना के लिख देना है ऊपर 0.532। ठीक है, यही हो गया बस आंसर, बात खत्म। इसके ऊपर बॉक्स बना सकते हैं या सर्कल बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, मैंने ऐसे ही बना दिया है। आप चाहें तो एक बॉक्स बना सकते हैं इस नंबर के ऊपर, एक बॉक्स बना दीजिए बढ़िया सा। अब चलते हैं अपने इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, अब इसका मतलब तो सभी लोग जानते होंगे, 1.155 डॉट 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 इसी तरह आता जाएगा, ये इस तरह से लिखा जा सकता है। 1.55 का मतलब है 1.5 के आगे ही हमें इसकी वैल्यू मिलेगी, 1.5 जहाँ होगा 1.1.5 उसी के आगे हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। तो हमें कौन कौन सी डिजिट बतानी चाहिए, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो 1 पहले से आ चुका है, ठीक है। तो ये जो डिजिट मिलेगी ये 1 और 2 के कहीं बीच में मिलना चाहिए, तो हमें यहाँ पर डिजिट हमारे काम की है 1 और 2, बाकी डिजिट काम की है नहीं, तो बनाने की कोई जरूरत भी नहीं। मैंने क्या कहा, 0 1 और 2 3 4, इस तरह होता है नंबर लाइन पे। हमारा काम का क्या है, हमारा काम का है सिर्फ 1 और सिर्फ 2, इन दोनों को बना लेते हैं। हमने कहा 1 इस तरफ बना लिया, 2 हमने दूसरी तरफ बना लिया। इसको हम क्या करते हैं, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ये 1.6। देखा जाए यहाँ तक हमारा काम हो चुका है, क्योंकि हमें 1 चाहिए, 1.1 चाहिए, सॉरी 1.1.5, पहला तो इतना देखेंगे, 1.1.15, ठीक है। 1.1 ये है और 1.2 ये है, तो 1.15 जो है इनके बीच में ही कहीं ना कहीं होगा, तो पहला यहीं पर हमारा ये काम बन गया था, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब ये दो डिजिट, हमें कौन कौन सी डिजिट चाहिए, हमें पहला 1.1 चाहिए और 1.2 चाहिए, इन्हीं के बीच हमें हमारी डिजिट मिल जाएगी। 1.1 लिख देते हैं सीधा, ठीक। और इस तरफ क्या आएगा, तो 1.2 यहाँ पर लिख दिया जाएगा।
1.1 आ गया, दूसरी तरफ हम लिख देंगे 1.2। ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर इसके बीच की जो ये डिस्टेंस है इसे 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो क्या आएगा 1.1.1, फिर क्या आएगा 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, फिर क्या आएगा 1.16, इसी तरह 1.17 ऊपर लिख देते हैं। फिर इसी तरह 8, 9, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 8, 9 तक होगा, उसके बाद 10 में तो 2 ही बन जाएगा। तो उनकी जरूरत नहीं है। अब उनकी जरूरत नहीं, हमें जरूरत किन चीजों की है, तो हमें 1.155 लिखना है। 1.155 लिखना है, तो मतलब 5 के आगे जाना है। 5 के आगे मतलब 1.5 और 1.6 के बीच में कहीं ना कहीं ये होगा। 1.5 और 1.6 के बीच में होना चाहिए। बीच का मतलब इनके यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉइंट होगा, सही वहीं पर होना चाहिए, क्योंकि 1.155 मतलब 5 का मतलब है कि 1.15 नहीं होगा, इससे थोड़ा सा आगे होगा, माइनर सा। ठीक है, तो यहाँ पर एक निशान लगाकर सीधे लिख देते हैं 1.15। ये जो इसको पॉइंट को हम कह देते हैं क्या, 1.155 डॉट डॉट डॉट, या इसके ऊपर बार भी लगा सकते हैं। ठीक है, यही हमारा पॉइंट हो गया, बात खत्म। इसके आगे बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बनाते जाएंगे ये बड़ा होता चला जाएगा, यहीं पर बनाकर सीधे आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम्स में आते भी हैं। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि हमें 6 रेशनल नंबर चाहिए बिटवीन 3 एंड 4, 3 एंड 4 के बीच 6 रेशनल नंबर उसे चाहिए। आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं। सोल्यूशन में क्या करेंगे, हमें दो नंबर्स दिए थे, एक 3 था और एक 4 था। हमेशा याद रखिए 6 रेशनल नंबर चाहिए तो मतलब मल्टीप्लाई हमें 7 से करना होगा। एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दिया करिए, आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ कह रहा है 6 रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना, 6 रेशनल नंबर चाहिए तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ऑलवेज हमेशा याद रखिए। यहाँ 8 कहता तो 9 से मल्टीप्लाई करते, एक ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 को हम 1/3/1 लिख सकते हैं, और 4 को 4/1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेशनल नंबर कह रहा है, और रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है। तो ऊपर भी कुछ होना चाहिए, नीचे भी कुछ होना चाहिए, इसलिए 3/1 और 4/1 के फॉर्म में लिख दिया। क्या करेंगे, 7 से ऊपर मल्टीप्लाई और 7 से नीचे मल्टीप्लाई, 7 से ऊपर मल्टीप्लाई और 7 से ही नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ 7 3 जा 21 आ जाएगा और नीचे 7 आ जाएगा। 7 4 जा 28 आ जाएगा और नीचे 7 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर रिक्वायर्ड रेशनल नंबर हमारी कितनी आएंगी ये देखना। तो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड रेशनल नंबर कौन कौन सी आएंगे। तो 21 के बाद क्या आता है, 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, उसके बाद 28 आ जाएगा। तो 28 हमारे पास पहले से ही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं। वैसे भी हमें चाहिए कितनी थी, हमें 6 रेशनल नंबर चाहिए थे, यहाँ पर 6 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 रेशनल नंबर हमारे पास हो गई। यहाँ तक ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर कह रहे थे 5 रेशनल नंबर चाहिए बिटवीन 1/5 2/5 और 3/5 के बीच हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए। चलिए निकाल देते हैं। सोल्यूशन में हम क्या कहेंगे कि हमें दो नंबर्स दिए गए हैं, पहला नंबर है 2/5 और दूसरा नंबर है 3/5। ठीक है, 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2/5 में हम बदलाव ये कर सकते हैं कि हम इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर लें। क्या मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ कह रहा था 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो 5 रेशनल नंबर चाहिए मतलब मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, 6 से। हमेशा एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आ जाएगा आंसर। तो हमने 6 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो 6 से नीचे भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, या एक बार भी मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, काफी।
6 से ऊपर मल्टीप्लाई, 6 से ही नीचे मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा? 6 टू जा 12, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये रेशनल नंबर्स है, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर। इनके बीच कितने रेशनल नंबर आएंगे? तो 12 के बाद आता है 13, 13/30, फिर आता है 14, फिर आता है 15, फिर आता है 16, फिर आता है 17। ठीक है, 1 2 3 4 5, कितने आ जाएंगे? 5 रेशनल नंबर। 5 रेशनल नंबर ही हमसे पूछा गया था, आसान सा है क्वेश्चन, इजिली कर लेंगे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर क्या रहता है, 5 रेशनल नंबर लिखने हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है, ये दो जो डिजिट्स दी गई हैं इनके बीच में हमें क्या लिखने हैं? 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं। यहाँ पर लेकिन देखिएगा बेस सेम नहीं है, तो पहले तो बेस सेम करना होगा। ऐसे क्वेश्चंस में करते क्या है, सबसे पहले हमें दो नंबर्स दिए गए हैं, उन्हें लिखेंगे। 1/6 है और 2/5 है, दो नंबर्स हैं। सबसे पहले इन दोनों का बेस सेम करिए, क्योंकि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, ये नहीं चलेगा। दोनों में जगह सेम होना चाहिए, या तो 5 5 हो या तो 6 6 हो, इस तरह नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका बेस सेम करने के लिए कुछ ना कुछ जुगत लगाएंगे। तो जुगत यही लगाते हैं कि इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, सबसे आसान तरीका है बेस सेम करने का, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 5 और 6 का जब एलसीएम लिया जाएगा तो क्या आएगा? 6 और 5। इसका एलसीएम लेंगे तो ये किससे कट सकता है? तो देखा जाए 2 से काटा जाएगा, 2 3 जा 6 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। इसके बाद ये दोनों प्राइम नंबर है, तो ये कटेंगे तो है नहीं, 3 से 3 कटेगा और 5 से 5 कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 × 3 × 5 आ गया। तो 5 3 जा 15 और 15 और 2 जा 30, इन तीनों का मल्टीप्लाई 30 आएगा। तो मतलब एलसीएम हमारा क्या आ रहा है? 30। तो हमें 30 बेस में बनाना होगा। 30 बनाने के लिए ऊपर क्या करें, तो ऊपर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से ऊपर मल्टीप्लाई, 5 से नीचे मल्टीप्लाई, 5 से जा 30 हो जाएगी। यहाँ हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 से ऊपर मल्टीप्लाई, 6 से नीचे मल्टीप्लाई। क्या आएगा? 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 6 2 जा 12/6 5 जा 30। अब यहाँ पर देखिए 5/30 हो गया है, 12/30 हो गया। 5 के आगे क्या आता है? 6 7 और 11, 1 2 3 4 5, आराम से नंबर 5 हमें मिल जाएंगी। 5 रेशनल चाहिए नंबर, तो 5 रेशनल नंबर आराम से हमें मिल सकती हैं, कुछ और करने की यहाँ जरूरत ही नहीं है। तो बस इन दोनों के बीच 5 रेशनल नंबर लिख लीजिए, आराम से हो जाएगा हमारा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर क्या होंगी? 5 के आगे हमारा क्या आता है? 5 के आगे आता है 6, 6/30, फिर 7/30, फिर 8/30, फिर 9/30, फिर 10/30, 10/30, फिर कितनी होगी? 5 हमें चाहिए, तो 5 है, 1 2 3 4 5, 5 हो गई, बस इससे आगे लिखने की जरूरत नहीं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्या किया जा सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इफ दिस, ये एक इक्वेशन दिए गए है, तो फिर फाइंड करो रेशनल नंबर एक्स। एक्स को फाइंड करो, एक्स की वैल्यू क्या होगी। आसान सा ये क्वेश्चन है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सोल्यूशन में क्या करेंगे, x/3 लिखा हुआ है, प्लस x/5 इज इक्वल टू 16/15। क्या कर रहे हैं, सेम इसका एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, इसका एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। 15 आएगा तो 15, 3 को 15 से, 3 से 15 को डिवाइड करेंगे, 5 आएगा, तो 5 को x से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरफ, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का x से, इक्वल टू में 16/15 लिखा हुआ हो। 15 यहाँ पर डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 16/15
मल्टीप्लाई में पहुंच गया 15, 15 से 15 कट गया, 5x और 3x क्या हो जाएगा, तो 7x हो जाएगा, इज इक्वल टू में 16 हो जाएगा। x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 16/7, क्योंकि यहाँ 7 मल्टीप्लाई में था, उस तरफ चला गया तो डिवाइड में। x इक्वल टू वैल्यू आ गई 16/7, सॉरी 7 नहीं 8, क्योंकि 5 और 3 क्या होगा, 8 होगा, यहाँ पर भी 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा तो ये सही नहीं हुआ। अब इसको और सॉल्व करेंगे, 8 टू जा 16, तो x इक्वल टू अब आ गई वैल्यू सही 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे थे ए और बी ये नॉन जीरो रेशनल नंबर हैं। तो ऐसी कोई इक्वेशन दी है, ए और बी नॉन जीरो रेशनल नंबर है, और ए प्लस 1/b को जब ऐड किया जाता है तो जीरो आ रहा है। कह रहे हैं विदाउट असाइनिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यूज, मतलब ए और बी की जगह कोई भी वैल्यू नहीं रखनी है आपको, कि यहाँ पर 5/3 रख दें या कुछ भी रख दें। तो ए बी की जगह कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ना रख के बताना है कि ए बी जो है वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, और अगर पॉजिटिव या निगेटिव होगा तो जस्टिफाई करो अपने आंसर को। ठीक है, दो चीजें यहाँ पर करने को कह रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, पहले जस्टिफिकेशन कर लीजिए, आंसर को जस्टिफाई करिए, उसके बाद इसमें आंसर अपना लिख देंगे हम। यही एक तरीका होता है इसको करने का। ए प्लस 1/b लिखा हुआ है, इक्वल टू में जीरो लिखा गया है। ठीक है, क्या करेंगे हम, ए के नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, बी और 1 का एलसीएम लेंगे तो बी ही आएगा, बी से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए के साथ, ए इंटू बी हो जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा, इक्वल टू में जीरो, बी उस साइड जाएगा, यहाँ डिवाइड में है, उस तरफ मल्टीप्लाई में, बी जीरो से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, तो इस तरफ जीरो ही बचेगा, जीरो से बी जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब ए बी को हमने इस साइड ही रखा, और 1 को हमने दूसरी साइड भेज दिया, तो +1 था उस तरफ गया तो -1 हो गया। मतलब ए बी की वैल्यू यहाँ से देखने को मिल रहा क्या आ रही, ए बी की वैल्यू -1 आ रही। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो ए बी है हमारा वो कैसा होगा, ए बी इज निगेटिव। हमसे यही तो पूछ रहे थे कि जो ए बी है वो क्या होगा, तो ए बी हमने क्या कह लिया कि ए बी जो है हमारा निगेटिव होगा, बिना कोई वैल्यू रखे हमने आंसर निकाल लिया। ये हमारा आंसर था, इस तरफ हमारा जस्टिफिकेशन हो गया। ठीक है, बाद में जो आंसर लिखिए, पहले जस्टिफिकेशन दे दीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं अ रेशनल नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन whose last non-zero digit occur in fourth decimal places, fourth decimal place पर आ रही है, so that such a number can be expressed in the form of p upon 4 की 10 की पावर 4। ठीक है, where p is integer not divisible by 10, जो p है वो 10 से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए। इस इट इज नेसेसरी कि जो डिनोमिनेटर है वो रेशनल नंबर का अगर उसे लोएस्ट फॉर्म में लिखा जाए, मतलब कुछ ना कुछ काट दिया जाए, ठीक है, काट के कम कर दिया जाए, ऊपर और नीचे कुछ कैंसिल करके इसे कम कर दिया जाए, तो ये जो इसका डिनोमिनेटर होगा उसमें 2 की पावर 4 या 5 की पावर 4 बचेगा ही बचेगा। ये पूछ रहे हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा, और अगर ऐसा होगा तो रीजन के साथ बताइए क्यों होगा। तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। पहला तो पार्ट ये है कि ये बताना है कि इस नंबर में ये रेशनल नंबर, इस फॉर्म में ये रेशनल नंबर दिखाई देगा जिसके पीछे से फोर्थ डिजिट डेसिमल प्लेसेस पर है, फोर्थ डिजिट डेसिमल प्लेस वाला नंबर है, ये इस फॉर्म में दिखाई देगा, पहला तो ये बताना है। ठीक है, और उसमें ये भी कहा गया है कि ये भी बताना है कि ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा, पी जो है वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा, इसे भी हमें बताना है ऐसा क्यों होगा। और उसके बाद हमें ये चीज बताना है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में होगा, मतलब डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर 4 या तो 5 की पावर 4 बचेगा ही बचेगा, और क्यों बचेगा इसका रीजन साथ देना है। तो इसके दो पार्ट हैं, दो पार्ट में ये क्वेश्चन होगा। सबसे पहले इसका पहला पार्ट देखते हैं। ठीक है, पहले पार्ट में हम क्या देखेंगे, हमें प्रूफ करना था ये p/10 की पावर 4 के फॉर्म में दिखाई देगा, पहला तो हमें यही करना है। तो इसके लिए हम करेंगे कि हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी यहाँ एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया ऐसे 2.3456, ऐसा कोई एक नंबर है, क्योंकि यहाँ पर कह रहे थे कि यहाँ पर डेसिमल फोर्थ डेसिमल प्लेस का एक नंबर है, और जिसका जो लास्ट डिजिट है हुज लास्ट इज नॉन जीरो डिजिट,
जिसका लास्ट डिजिट है वो जीरो नहीं होना। 6 रखिए, 7 रखिए, 8 रखिए, 9 रखिए, 1 से लेकर 9 तक कुछ भी रख सकते हैं लास्ट डिजिट, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, ये बात कह रहे थे। तो ये P/10⁴ के फॉर्म में दिखाई देगा, ये दिखाई देगा या नहीं देगा ये देखते हैं। हमने कह दिया एग्जाम्पल के लिए ऐसा कुछ नंबर होगा, ठीक है। अगर ऐसा नंबर होगा तो इसे हम क्या इस फॉर्म में नहीं लिख सकते? टू पॉइंट अगर हटा दें, 3 4 5 6, ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे जीरो बढ़ाते हैं, सबको पता है, ठीक है। तो 1 के बाद कितने जीरो बढ़ाए जाएंगे? 1 2 3 4 जीरो बढ़ाएंगे। और इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 3 4 5 और 6 अपॉन में हम लिख सकते हैं 10⁴, ठीक है। अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो यहाँ पर साफ दिख रहा है, जो ये ऊपर की डिजिट है ये इंटीजर है और नीचे 10⁴ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम में आप लोग क्या लिखेंगे? तो एग्जाम में कुछ इस तरह लिख दीजिएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, पहले थोड़ा सा एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, क्वेश्चन कह क्या रहा था। क्वेश्चन दो पार्ट में बात कर रहा था। पहले पार्ट में कह रहा था कि ये दिखाओ, ये P/10⁴ आएगा, इस फॉर्म में ये रेशनल नंबर जो है वो P/10⁴ के फॉर्म में आएगा, और जो P है वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा, इसे आप दिखाओ। पहले पार्ट में ये करना था, ठीक है। तो चलिए पहले पार्ट में हमने क्या किया, हमने कहा रेशनल नंबर इस फॉर्म का होगा, क्योंकि वो कह रहे थे कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट होनी चाहिए और आखिरी वाली डिजिट जीरो कतई नहीं होनी चाहिए। 1 से लेकर 9 तक कुछ भी रखो लेकिन जीरो मत रखो। तो हमने कहा पॉइंट हटाया तो नीचे इसका जीरो बनाया, ठीक है। जीरो बढ़ाया तो इसे हम 10⁴ के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उस तरह हमने लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है, सिंस द डेसिमल जो है टर्मिनेट होता है फोर्थ डेसिमल प्लेस पर, ठीक है। फोर्थ डेसिमल प्लेस पर टर्मिनेटिंग टाइप का है, इसलिए जब हम रिमूव करेंगे डेसिमल को तो नीचे 10⁴ आएगा ही आएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में आएगा। विच इज इन द फॉर्म, जो कि किस फॉर्म में है? P/10⁴, P/10⁴ के फॉर्म में ये लिखा हुआ है, ठीक। इतनी सी लाइन लिख देंगे, यहां तक ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में इसी पार्ट में एक और चीज कह रहे थे, ये जो P है कभी भी 10 से नहीं डिवाइड होगा, 10 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस बात को भी लिखना होगा। जैसे ये यहाँ पर P है, इसको P समझ लीजिए, ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पर हमने लिखा P इज नॉट डिविजिबल बाई 10। क्यों नहीं होगा? बिकॉज लास्ट यूनिट, लास्ट लास्ट लिखिए या यूनिट लिखिए, क्योंकि यहाँ से ये यूनिट डिजिट होती, तो लास्ट डिजिट इज नॉन जीरो। जो हमारी ये लास्ट डिजिट है 6, ये जीरो ना होने की वजह से ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। 10 से वही डिजिट डिविजिबल होती हैं जिनके लास्ट में जीरो है, जैसे 50 है, ये 10 से डिविजिबल होगा। क्यों होगा? 50, 10 5 जा 50, क्योंकि इसकी लास्ट में जीरो है। अगर लास्ट में अगर जीरो नहीं होगा तो वो डिजिट 10 से कभी भी डिवाइड नहीं होगी। तो यही सिंपल बात मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट में लिख दी। यहाँ तक हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट होता है। कई आप यूट्यूब पर सोल्यूशन देखेंगे उसमें पार्ट 1 कराया ही नहीं गया, सीधे 2 पर आ गए। अब सेकंड पार्ट देखिए, इसके सेकंड पार्ट में क्या कह रहे थे, इज इट नेसेसरी द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर लोएस्ट फॉर्म में अगर लिखा जाएगा, इससे P/10⁴ को लोएस्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, तो इसके डिनोमिनेटर में 2⁴ और 5⁴ आएगा, डिविजिबल बाई 2⁴ और 5⁴ से डिविजिबल होगा, ये दिखाना है। ये ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा? तो सबसे पहले तो इसका लोएस्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले सभी लोग यही सोचेंगे कि लोएस्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ। मैं कहूं, एक रेशनल नंबर है, मैंने लिखा 4/10, ठीक है, ये एक रेशनल नंबर, इसका लोएस्ट फॉर्म क्या हो सकता है? तो हमने कहा लोएस्ट फॉर्म इसका ये हो सकता है, जैसे हम 2 से इसको डिवाइड करें, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये लोएस्ट फॉर्म इसका क्या हुआ? 2/5, ठीक है। यहाँ तक सबको लोएस्ट फॉर्म समझ में आ गया होगा। अब लोएस्ट फॉर्म को इस तरह, ये एग्जाम्पल ये समझा रहे हैं, इसको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए हमारी नंबर जो है P/10⁴ के फॉर्म में थी, इसे हम किस तरह लिख सकते हैं? इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि हम P को ऊपर लिखें और 10 को हम जब तोड़ेंगे तो दो प्राइम नंबर्स में तोड़ सकते हैं, किसमें? 2 और 5 में लिख सकते हैं, इसकी पावर 4 रहेगा। इसे किस तरह लिखा जा सकता है? तो इसे लिखा जा सकता है P²/2⁴ इंटू में 5⁴, ठीक है। अब मैंने कहा जो था कि जो P है वो 10 से तो डिविजिबल नहीं है, ठीक है, इतनी सी बात हमने कही थी। यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें भी ये चीज देख सकते हैं, जो 4 है वो 10 से डिविजिबल तो नहीं है। 10 से डिविजिबल नहीं है तो मतलब ये नहीं है कि ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड हो सकता है। 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से कट रहा था, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 से ये ऊपर और नीचे कट रहा था, 5 बच जाता, 2/5 नीचे बच गया, ठीक है। 5 तो बचा ही बचा। अगर ऐसा कुछ नंबर होता, लेट से मैं कह रहा हूं कि ऐसा कुछ नंबर होता है कि ऊपर
बच जाता है नीचे, मतलब 2 और 5 कहते हैं 25 होता है ऊपर। ठीक है, ऐसा कुछ नंबर होता है। लेट से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है 5 बचा है, एक नंबर और हमें यहाँ पर लेट करना है कि ऐसा कुछ नंबर होगा हमारा। ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा 25 और नीचे होगा 10, ऐसा कुछ नंबर। इसे किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 25 ऐसे लेने दीजिए, 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5। तो 5 × 1 = 5 और 5 × 5 = 25, मतलब ये आ गया 5/2। ठीक है, तो नीचे इसके बेस में देखिए 2 आया, इसके बेस में 2 आ गया, और यहाँ बेस में क्या आ रहा था 5। एक जगह आ रहा था 2/5, एक जगह आ रहा है 5/2। तो मतलब बेस में यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ बेस में 2 आ रहा है। अगर ये नंबर जो हमने बात की थी क्वेश्चन में, जो ये क्वेश्चन में बात की गई थी इस नंबर की, ये अगर p 10 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 2 से नहीं डिवाइड हो सकता है या 5 से नहीं डिवाइड हो सकता है, किसी एक नंबर से जो डिवाइड होगा ही होगा। अगर लोएस्ट फॉर्म में लेकर जाना है तो या तो 2 से डिवाइड करो ऊपर और नीचे, या तो 5 से डिवाइड करो ऊपर और नीचे, किसी एक नंबर से डिवाइड करना ही करना पड़ेगा। और अगर 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा, और अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 खत्म हो जाएगा, 5 बचेगा। यही दो कंडीशन आएंगी, और बाकी ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं समझा रहा था इसलिए यहाँ पर चीजें लिख दी गई हैं। एग्जाम में सेम एज इट इज इसको लिख देंगे। अब देखिए मैंने नीचे यहाँ पर क्या लिखा है, इफ p इज नॉट डिविजिबल बाई, मैं कह रहा हूं कि p जो है वो आपका डिविजिबल बाई 2 है। अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो मतलब 5 से डिवाइड होगा। अगर 2 से नहीं डिवाइड हो रहा है p, तो इसका मतलब 5 से डिवाइड हो रहा है। तो 5 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब नीचे से 5 खत्म हो जाएगा, और क्या बचेगा 2 की पावर 4। तो डिनोमिनेटर इज द फॉर्म, डिनोमिनेटर कैसा होगा 2 की पावर 4 के फॉर्म में होगा। अगर p जो है 5 से नहीं डिविजिबल है, p जो है ये 5 से डिविजिबल नहीं है, तो मतलब 2 से डिविजिबल होगा, और अगर 2 से डिविजिबल होगा तो 2 तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और नीचे बचेगा क्या, नीचे बचेगा 5 की पावर 4। तो नीचे डिनोमिनेटर में बचेगा 5 की पावर 4। ये बात याद रखनी, अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो नीचे 2 बच जाएगा, 5 से डिविजिबल नहीं है तो नीचे 5 बच जाएगा डिनोमिनेटर में। जिससे डिविजिबल नहीं होगा वो डिजिट बच जरूर जाएगी। दोनों से डिविजिबल हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये 10 से तो डिविजिबल ही नहीं है। अब 10 से डिविजिबल नहीं है तो इसलिए दोनों डिजिट से तो कभी भी डिविजिबल नहीं होगा। एक से डिविजिबल होगा, तो एक से डिविजिबल, जिससे डिविजिबल होगा दूसरा नंबर बच जाएगा। ठीक है, यही बात कह रहे थे। अब क्वेश्चन में यही बात कह रहे थे कि ये बताओ कि ये बात सही है या नहीं है, तो हाँ हम लिखेंगे यस इट इज नेसेसरी डिनोमिनेटर इज डिविजिबल बाई 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। हाँ ये बात सही है, अगर इसे अपने लोएस्ट फॉर्म में ले जाया जाएगा, मतलब इसे डिवाइड किया जाएगा, तो ये 2 से डिवाइड होगा, या तो फिर 5 पे और लगाना, या तो फिर 5 से डिवाइड होगा ऊपर नीचे। दोनों में से एक से डिवाइड होना जरूरी है अगर इसे लोएस्ट फॉर्म में ले जाना है। या तो 2 से डिवाइड करिए या तो 5 से डिवाइड करिए, ये बात एकदम सही है। ठीक है, इतना सा लिख देंगे, बस दो पार्ट कंप्लीट हो गए, ये सेकंड पार्ट और ये फर्स्ट पार्ट। कई जगह इसे पूरा नहीं कराया गया है यूट्यूब पर भी, ये इसका एकदम करेक्ट सोल्यूशन है। ये करेंगे पूरे के पूरे आपको नंबर मिलेंगे। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं, ये 11 नंबर क्वेश्चन क्या रखा है, विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन, डिवीजन नहीं आपको करना, लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसका इस्तेमाल किए बगैर बताना है कि ये जो नंबर दिया हुआ है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर टर्मिनेटिंग है, अगर कह देंगे कि टर्मिनेट कर रहा है या टर्मिनेटिंग है, तो स्टेट करना है कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू जाएगी। ठीक, तो करना शुरू करते हैं। सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहली बात, ये जो नंबर लिखा हुआ है 18/125, तो हम क्या करेंगे 125 को एक पहले प्राइम फैक्टर कर लिए जाए। प्राइम फैक्टर करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम इसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 25 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो मतलब 3 बार 5 आ रहा है। तो इसे किस तरह लिख सकते हैं, 18/5 to the power 3, इस तरह लिख सकते हैं। ये सब अब सब सीख गए होंगे। ठीक है, फिर हमने एक चीज सिखाई थी कि अगर डिनोमिनेटर में आप ऐसा कुछ नंबर देखें 2 की पावर m और 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म का, जैसा इन्हें इस तरह का कोई टर्म देखें तो आप कह सकते हैं ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। पर यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 2 भी मौजूद हो, कई बार 2 पावर में 0 के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, कोई एक हो। 5 की पावर कोई हो, 5 की पावर जैसे यहाँ 3 लिखा हुआ, हो सकता है 2 की पावर यहाँ पर 0 हो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है 2 की पावर 4 लिखा होता है और 5 की पावर 0 होती है। तो दूसरा टर्म हो या ना हो, सिर्फ एक टर्म होता है तब भी इसे हम टर्मिनेटिंग कह सकते हैं।
दूसरे टर्म की होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो उसकी पावर हो सकता है 0 होगी, ठीक है। लेकिन इसके साथ कोई और टर्म नहीं होना चाहिए, जैसे इंटू में 3 लग जाए। अगर कोई और टर्म आ जाता है 5 और 2 के अलावा, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होंगे, लेकिन ये टर्मिनेटिंग होगी। बस एक लाइन लिख देंगे नीचे कि ये टर्मिनेटिंग है। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि डिनोमिनेटर जो है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म का है, इसलिए ये जो नंबर होगा ये टर्मिनेटिंग के फॉर्म का होगा, ठीक है। कह रहे थे टर्मिनेटिंग है, तो ये बताओ कि डेसिमल प्लेसेस कितने होंगे। तो अगर ये टर्मिनेट हो रहा है नंबर, तो ये कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद रुक जाएगा। तो इसे देखने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए 18/5 की पावर 3 है। मैं क्या कह रहा हूँ कि 2 की पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 की पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा 18 इंटू में 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 हो जाएगा। ये 2 के पावर 3 का मतलब 8 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 5 है 3 बार, और नीचे दूसरी तरफ क्या है 2 है 3 बार, ठीक है। 5 का एक बार 2 से मल्टीप्लाई होगा 10 होगा, इस 5 का 2 से मल्टीप्लाई होगा 10 होगा, इस 5 का 2 से मल्टीप्लाई होगा 10 होगा। तो 10 10 10, 3 बार 10 का मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा, वो बनेगा 1000। तो नीचे मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 1000 आएगा, ठीक है। ऊपर जब 18 का 8 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आएगा 144, ठीक है। अब जब नीचे से जीरो हटाए जाते हैं तो ऊपर जो पॉइंट लगता है, जब ऊपर से पॉइंट हटाए जाते हैं तो नीचे जीरो लगता है, ये बात पता होगी। इसलिए यहां से जब ये 3 जीरो हटाएंगे तो 3 डिजिट के बाद ऊपर पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो नीचे से मैंने कहा तीनों जीरोस मैंने हटा दिए, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा पॉइंट 144, ये आ जाएगा, ठीक है। देख तो यहाँ पर दिखा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 3 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट होगा। ये पॉइंट लगाने के बाद 3 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। और इसे आप ऐसे ही कैसे अंदाजा लगाएंगे, तो यहाँ पर जब पूछ रहे थे कि अगर टर्मिनेट हो रहा है तो स्टेट करिए कि ये नंबर कितने डेसिमल प्लेसेस का होगा, कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, ये रुक जाएगा। तो यहाँ पर 5 की पावर 3 देखा था, जैसे ही ना 5 की पावर 3 देखा था, हम जान गए थे कि 3 प्लेसेस के बाद ये डेसिमल नंबर रुक जाएगा। तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या होगा, 3। और यही चीज पूछ रहे थे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक रेशनल नंबर है, वो अपने लोएस्ट फॉर्म में। लोएस्ट फॉर्म का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा रेशनल नंबर 4 अपॉन, ऐसा कोई रेशनल नंबर लिख दिया गया 4 अपॉन में कुछ 4 अपॉन कुछ लिखा जाए 6, ठीक है। ऐसा कुछ है तो 2 से काटा जाए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब 2/3 के फॉर्म में लिखा हुआ। जो भी कैंसिल हो सकता था वो कैंसिल करने के बाद लिखा गया लोएस्ट फॉर्म का, यही मतलब हुआ। पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। कह रहे हैं उसका डिनोमिनेटर जो है वो इस फॉर्म में है, हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस इट विल एक्सपेंशन है, जो डेसिमल प्लेसेस कितने डेसिमल प्लेसेस तक इसका एक्सपेंशन होगा, एक्सप्लेन करना है अपने आंसर। तो सबसे पहली बात आती है कि हमारा रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, तो हमारा रेशनल नंबर होता है p/q के फॉर्म में। पर यहाँ पर q पहले से ही दिया हुआ है, तो p ऐसे का ऐसा रहेगा, q की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5। अब एक बात ये याद रखिए, सबसे पहले पावर देखेंगे सबसे पहले। अब क्योंकि कहा था कि हमें क्या बताना है, हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन बताने के लिए तो मैं सीधा सही बता दूं कि जिसकी पावर जाता होता है उतना ही डेसिमल एक्सपेंशन होता है। 2 और 5 को पहले देखिए, ठीक है। डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही होना चाहिए। पहला तो टर्मिनेटिंग होने का यही रूल है कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये बात तो सही है कि ये टर्मिनेट तो होगा, 2 और 5 दिया हुआ है। और इसकी मैक्सिमम पावर क्या, तो 2 के पास मैक्सिमम पावर है 3, इसलिए ये डेसिमल एक्सपेंशन है 3 प्लेसेस तक एक्सपैंड होगा। बस यहीं से इतना ही लिखना है इसमें। तो इसमें लिखेंगे कैसे, पहला लिखेंगे पावर ऑफ, क्या लिखेंगे, पावर ऑफ 2 3, ठीक है। पावर ऑफ 2 इज 3, और पावर ऑफ 5 क्या है, तो 1 है, ठीक है। अब जो यहाँ पर देखेंगे हाईएस्ट पावर किसकी है, तो हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर हमारी यहाँ पर 3 है। हाईएस्ट पावर इन दोनों में कंपेयर की जाए तो कौन है, 3 है। तो हाईएस्ट पावर 3 होने की वजह से जो डेसिमल एक्सपेंशन है हमारा वो 3 प्लेसेस तक होगा, ठीक है। बस इतनी सी बात लिख देंगे तो ये पूरे नंबर आपको मिलेंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस 13 नंबर क्वेश्चन को जरा देखेंगे, पर ये याद रखिएगा यहाँ पर स्टार बना हुआ है,
तो ये जरूरी नहीं है ये आपके एग्जाम में कभी आएगी, क्योंकि स्टार वाले क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे हैं जो क्लास में डिस्कशन के लिए बनाए गए हैं, ताकि आप टीचर से इसके बारे में डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो स्टार वन मार्क वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी ने खुद कहा है ये एग्जाम में नहीं आएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या रखा है कि लेट करना है कि ए और बी दो ऐसे नंबर हैं, इनको एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में? k1/m और k2/m के फॉर्म में, जहां वेयर k1 k2 एंड m आर इंटीजर्स, ये तीनों के तीनों k1 k2 और m इंटीजर्स होंगे। एंड ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि k2 में से k1 को अगर माइनस किया जाए तो ये 6 से बड़ा होना चाहिए। k1 में से k2 को माइनस किया जाए तो 6 से बड़ा होना चाहिए। बस इतना रुक जाइए यहाँ तक, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का इसमें सोल्यूशन करते हैं। पहला पार्ट इसमें क्या कह रहा है? कह रहा था कि ए एक नंबर आपको दिया गया है 7/12 और बी एक और नंबर दिया गया है 5/6। इन दोनों नंबरों को किस फॉर्म में दिखाना है? तो इन दोनों नंबरों को k/m, k1/m और k2/m, मतलब बेस सेम रहेगा, दोनों का डिनोमिनेटर m और m ही रहेगा, और k1 और k2 अलग हो सकता है। न्यूमरेटर को अलग करना है, लेकिन ये इसका बेस दोनों का सेम करना है, या तो 12/12 कर दे या कोई और कर दे, बस बेस सेम होना चाहिए, ये इससे मतलब है। तो मैंने क्या किया, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 से नीचे मल्टीप्लाई, 5 2 10 हो गया, और बेस में आ गया 12। ठीक है, तो यहाँ पे बेस में 12 आ गया, बी में भी, और ए में तो 12 पहले सही था। हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि बेस में दोनों के 12 होना चाहिए। ठीक, अब उसके बाद कह रहा था कि ये सेकंड कंडीशन, क्या सेकंड कंडीशन है सेटिस्फाई होनी चाहिए? k2 - k1 इज इक्वल ग्रेटर देन 6, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कह रहा था कि k2 में से अगर k1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आएगा वो 6 से बड़ा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगी तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो क्या किया हमने, कहा k2 क्या है? k2 क्या था? वो सेकंड वाले का 10। ठीक है, न्यूमरेटर है, k2 का मतलब है न्यूमरेटर, सेकंड वाले का ये जो टर्म है ये k2 है। एरो करके मैं लिख भी देता हूँ, इसे k2 कहा गया और इसे k1 कहा गया। ठीक है, k2 10 है और k1 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये 6 से बड़ा होना चाहिए। सब्ट्रैक्ट करने पर 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा। क्या 3 6 से बड़ा है? तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई यहाँ पर नहीं होती। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को और बड़ा करेंगे। न्यूमरेटर को जब तक बड़ा नहीं करेंगे तब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इसलिए मैं क्या करूंगा, 3 से अब मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से ऊपर 3 से नीचे। यहाँ भी यही करेंगे, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई 3 से नीचे मल्टीप्लाई, ताकि न्यूमरेटर को बड़ा किया जा सके। 7 3 से 21, और नीचे जब 12 से को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। इसी तरह इस तरफ 30 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 36। दोनों जगह आप देख सकते हैं कि अब ये दोनों जगह 36 आ चुका है, मतलब m तो सेम है, मेरी पहली कंडीशन वायलेट नहीं हुई। और ये हमारा बन जाएगा अब k1 और ये बन जाएगा k2। ठीक है, अब k2 में से k1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो k2 क्या है हमारा 30, और k1 क्या है? तो k1 है 21। ये ग्रेटर देन होना चाहिए 6 के। तो 30 में से जब 21 सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे तो क्या आएगा 9। तो 9 हमारा ग्रेटर देन है 6 से, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। सेटिस्फाई होगी तो पहला तो काम खत्म हुआ। अब आगे देखिए, क्वेश्चन में पूछ रहा था क्या, यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर m, इसी सेम डिनोमिनेटर का इस्तेमाल करके राइट कीजिए 5 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स राइट करने हैं जो लाई करेंगे ए और बी के बीच में, मतलब इन्हीं दो नंबर के बीच में 5 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर हमें लिखने हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, सीधे लिख दीजिए 5 रेशनल नंबर्स 5 रेशनल नंबर्स क्या क्या होंगे? तो 21 के आगे आता है 22/30, फिर 22 के आगे क्या आएगा 23/30, 36, सॉरी 30 में कह रहा हूँ, 36, 24/36, इसी तरह 25/36, फिर 26/36। 5 कहे थे, 5 हो गए। ठीक है, इसमें लिखे और भी जा सकते हैं पर उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच और भी नंबर्स आ रहे हैं, पर 8 करीब आ रहे हैं, लेकिन हम सबको नहीं लिखेंगे, हमें सिर्फ 5 की ही जरूरत है। उसके बाद एक चीज और आपके क्वेश्चन में कह रहा था कि एक्सप्लेन करिए वाई
हम इस कंडीशन को फुलफिल क्यों करते हैं? कौन सी कंडीशन? तो कंडीशन वहां पर हमें दी गई है कि K2 माइनस K1, ठीक है, ग्रेटर देन n+1। इस कंडीशन को हम लोग फुलफिल क्यों करते हैं, ये जरा बता दो। तो इस कंडीशन को हम क्यों फुलफिल करते हैं? ताकि इन दोनों के बीच का गैप बन जाए, इन दोनों के बीच में इतना गैप बन जाए कि हमें रिक्वायर्ड नंबर मिल सके। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड नंबर्स क्या थे, एन जो है वो रिक्वायर्ड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर हमारे रिक्वायर्ड नंबर थे 5, तो एन की जगह मैंने रखे 5 प्लस में 1। K2 की जगह क्या रखेंगे? तो K2 की जगह अभी मैंने ऊपर दिखाया था, K2 की जगह क्या रखेंगे? 30, और K1 की जगह क्या रखेंगे? तो 21, ठीक है। बीच में ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है। 30 में से 21 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा 9 ग्रेटर देन 6। देखिए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है? इस कंडीशन को जो दी गई है इसे सेटिस्फाई कर रहा है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। सेटिस्फाई करने का साफ मतलब है, इस कंडीशन को हम क्यों सेटिस्फाई करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि इन दोनों के बीच में हमारे रिक्वायर्ड नंबर आ सकें। जब ये छोटा था, ये 7/12 और 10/12 था, तो बीच में ज्यादा नंबर्स नहीं आ सकते थे। 8 और 9 सिर्फ दो ही नंबर आते, 8/12 और 9/12 सिर्फ दो ही आते, उसके बाद 10/12 आ जाता, ठीक है। लेकिन जब हमने 21/36 कर दिया और 30/36 कर दिया, तो इनके बीच इतना गैप हो गया कि 8 नंबर्स कम से कम इनके बीच आ सकते थे। इसलिए इस कंडीशन को हम लोग फुलफिल करते हैं ताकि इनके बीच, दो नंबरों के बीच एक पर्याप्त गैप बन सके, एक रीजनेबल डिफरेंस बन सके, ताकि हम मैक्सिमम नंबर्स को, अपनी जो नंबर्स हैं रिक्वायर्ड हैं, उसे ला सकें। बस इसी चीज को यहाँ लाइन में लिख देना है, एक लाइन में, बात खत्म। अब देखिए मैंने यहाँ पर लाइन में आखिरी में स्टेटमेंट लिख दिया कि ये जो कंडीशन है हमें गारंटी देती है, गारंटीज दैट वी कि मोर देन इनफ इंटीजर, हमारे पास इनफ इंटीजर हैं न्यूमरेटर के बीच अवेलेबल हैं टू सेलेक्ट करने के लिए एन डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर। हमारे पास एन डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर अगर चाहिए तो उससे ज्यादा न्यूमरेटर अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर हमें 5 चाहिए था, लेकिन इन दोनों के बीच हमें करीब 8 नंबर मिल रहे थे, तो उससे ज्यादा नंबर्स अवेलेबल हैं। ये कंडीशन हमें यही चीज गारंटी देती है। बस इतनी सी लाइन लिख देंगे और ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 3 रेशनल नंबर दिए गए हैं एक्स वाई और जेड, सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को। शो करना है कि जो रेशनल नंबर है एक्स वाई जेड, ये सिमिले साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ ये सब जीरो होंगे, साइमल्टेनियसली सबके सब जीरो होंगे, ऐसा आपको दिखाना है कि ये जीरो होंगे। कैसे इसको प्रूव करेंगे? ये भी क्वेश्चन देखिए स्टार मार्क है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ये आपके एग्जाम्स में आए, ठीक है। कैसे करेंगे? सबसे पहली इक्वेशन हमें दी गई है x+y+z इज इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन 1 हो गई। एक इक्वेशन हमें और दी गई है x y y z+z(x इज इक्वल टू 0), ये इक्वेशन 2 हो गई। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं इक्वेशन जो हमारी 1 है उसका स्क्वायर कर लेता हूँ। मैंने ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, स्क्वायर करना है, आप लिख सकते हैं स्क्वायरिंग द इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। अब स्क्वायर करने पर हमें मिलेगा क्या? इधर का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर करेंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। x+y+z का जब स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? x² y² प्लस z² इज इक्वल टू, ब्रैकेट में आता है 2xy yz और zx, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। इज इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर करेंगे वही आएगा। अब देखा जाए ये जो दिया है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये सेम यही इक्वेशन तो है, और इसकी वैल्यू क्या दी गई थी? इसकी वैल्यू 0 दी गई थी, तो 0 को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 x² y² z² प्लस 2, ब्रैकेट में 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, x²
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब 2 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म ही पूरा 0 हो जाएगा। अब ये पूरा टर्म जब 0 हो जाएगा तो 0 को इसमें ऐड करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू में 0 लिखा हुआ है, ये टर्म हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सोचने वाली बात आ जाती है। क्या बात आ जाती है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब ये टर्म 0 बनना चाहिए, तभी तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस बनेगा। अब अगर हम कहें कि x की जगह हम 1 रख देते हैं, 1 का स्क्वायर, y की जगह -1 रख देते हैं उसका स्क्वायर, और z की जगह 0 रख देते हैं। ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और 0 ऐसा है कैसा। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। तो यहां से ये बात समझ में आ रही है कि अगर हम x को कुछ भी रखें, y को कुछ भी रखें, और z को कुछ भी रखें, तो 0 तो ये बनने से रहे। जब तक हम तीनों को 0 नहीं रखेंगे तब तक ये 0 नहीं बनेंगे। एक ही कंडीशन पे ये कंडीशन 0 रखेगी, जब साइमल्टेनियसली, मतलब वो क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया था एक साथ सबको 0 रखा जाएगा तभी ये 0 बनेंगे। ऐसा नहीं होगा जेड को एक बार 0 रख दिया या एक्स को रख दिया बाकी को नहीं रख, सबको आपको 0 को रखना पड़ेगा तभी ये इक्वेशन 0 बनेगी, तभी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और इसी बात को यहाँ पर लिख देना है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अच्छा, इनकी अब इस साइड में ये जो लिखा है इसकी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ समझा रहे थे, ये रफ वर्क है। यहाँ पर देखिए लिख दिया गया है द सम ऑफ टर्म्स कैन ओनली जीरो। ये जो सम ऑफ द टर्म्स है ये जीरो तभी हो सकता है जब एक्स वाई और जेड हमारे जीरो होंगे। बस इतनी सी लाइन लिख देंगे और ये क्वेश्चन हमारा पूरा होता है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15, स्टार मार्क ये भी है। कह रहे थे कि ये जो रेशनल नंबर ये दिया गया है a+b/2, ये ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहली बात सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, पहले जो कंडीशन दी है वो उसके बारे में बात करते हैं। ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, a+b/2, बीच में लाई करने का मतलब ये बी से छोटा है और ए से बड़ा होगा। बी से छोटा है और ए से बड़ा होना चाहिए, तभी तो बीच में लाई करेगा। दो लोगों के बीच में कैसे लाई करेगा, ए से जब बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। तो इस कंडीशन का मतलब साफ है कि ए जो है बी से भी छोटा होगा। अगर ए इससे छोटा है तो ए बी से भी छोटा होगा। ठीक है। या आप इसे लेट भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई नंबर तो होगा एक दूसरे से छोटा, या तो ए छोटा होगा या तो बी छोटा होगा। हमें यहाँ मान लिया कि ए जो है नंबर वो बी से छोटा है। तो इसे कैसे करेंगे, ये तो सिर्फ कंडीशन है जो वहां पर हमें प्रूफ करनी है, इसे क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है। लेट ए जो है वो बी से छोटा, कोई एक नंबर तो छोटा हो तो नहीं होना, तो हमने कह दिया ए ही छोटा है हमारा बी से। अब क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ऐड कर देते हैं ए को बोथ साइड। ठीक है। बोथ साइड हम ए को ऐड कर रहे हैं, ए को इस तरफ ऐड करेंगे तो a+a लेस देन b+a हो जाएगा। ठीक है। a+a 2a लिख सकते हैं, लेस देन a को आगे लिख ले b को पीछे लिख ले, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, हम डिवाइड करेंगे, इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है। बोथ साइड हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, लेस देन a+b/2। 2 से 2 कट गया, बचा क्या, बचा है हमारा ए इज लेस देन ab/2। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। इतना काम पूरा हुआ। अब हम क्या करेंगे, हम इसके सेकंड पार्ट की ओर चलेंगे और किस तरह से प्रूव करना है। इक्वेशन हमें प्रूव करने के लिए क्या कहेंगे, फिर से हम उसी की कंडीशन को लेंगे जो हमने कंसीडर की थी, इसे ही हम वापस ले रहे हैं इसी कंडीशन को। कह रहे हैं ए इज लेस देन बी, हमने कहा था। अब की क्या करेंगे, अब की बी को ऐड करेंगे, ऐड बी बोथ साइड। ठीक है। बी को हम ऐड कर रहे हैं बोथ साइड, ए प्लस बी हो जाएगा, लेस देन b+b हो जाएगा, a+b रहेगा और ये 2b हो जाएगा।
ए प्लस, अब क्या करेंगे, अब मैं कहता हूँ 2 से डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, ए प्लस बी लेस देन 2 बी। ए प्लस बी को क्या कह सकते हैं, मैंने कहा था 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से यहाँ पर डिवाइड किया है, 2 से यहाँ पर डिवाइड कर लिया, ए प्लस बी बाई 2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, लेस देन बी बचा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद है होगी भी नहीं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए ध्यान से। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर देखें, बाई इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर देखें तो हमें क्या दिखता है कि जो ये नंबर है ए, ए बी, ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू, ये दोनों में हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू सेम ही नंबर है, तो हम इसको एक बार लिखेंगे, ए प्लस बी बाई टू। बी जो है ए प्लस बी बाई टू से बड़ा है, हमने कहा बी जो है ए प्लस बी बाई टू से बड़ा है। और यहाँ पर कह रहे हैं ए जो है वो ए प्लस बी बाई टू से छोटा है, तो हमने कहा ए जो है वो हमारा ए प्लस बी बाई टू से क्या है, छोटा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और यही तो चीज हमको अभी हमने कंडीशन में बनाया, तो यही तो कहा था ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, तो मतलब ये दोनों लेस देन होने चाहिए और बीच में आना चाहिए। अभी ऐसी तो कंडीशन बनाई थी, तो सेम वैसी ही कंडीशन बन के तैयार हो गई हमारे सामने। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम क्या कह सकते हैं, हम लिख सकते हैं नीचे कि देयर फोर ए प्लस बी बाई टू लाई बिटवीन, लाइस बिटवीन ए, ए एंड बी, ये एंड है, चाहे लिख लीजिए इंग्लिश में, एंड बी। ठीक है, यहां तक ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या करें, क्वेश्चन नंबर 16 में कहना है फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की लेंथ फाइंड करना जो ऑल द राइट एंगल्स, जो राइट एंगल्स की है 3.14 फिगर में, विच रेफर्स टू द स्क्वायरल। ये जो हमारा स्क्वायर रूट स्पायरल बना रहे हैं, एक स्पायरल के रूप में ये देखिए बन रहा। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे मैंने यहाँ नॉमेनक्लेचर कर दिया है सभी का, ओ ए बी, आपकी किताब में इस तरह नहीं मिलेगा ओ ए बी, और जो हमारा ओ बी है वो हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस को मैंने H1 से नाम दिया है। ठीक है, ये एक स्पायरल के रूप में ही तो बनाया गया है। इसको फिगर से अगर हम थोड़ा जूम कर दें, ध्यान से देखें, तो फिगर में क्या हुआ है कि ये एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये हमारा दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो कई सारे राइट एंगल ट्राइंगल से मिलकर ये एक स्पायरल बन गया है। ठीक है, इतनी सी बात हमें समझ में आनी चाहिए। अब क्या है, ये हमें राइट एंगल ट्राइंगल में ये ओ ए जो है ये वन दिया हुआ है, और ए बी जो है ये भी हमें वन दे दिया गया। हमसे पूछा गया ओ बी निकाल देना है, ओ बी निकालना है, फिर ओ सी निकालना है, फिर ओ डी निकालना है, फिर ओ ई निकालना है, फिर इसी तरह ओ एफ निकालना है, फिर ओ जी निकालना है, फिर ओ एच निकालना है, फिर ओ आई निकालना है, फिर ओ जे निकालना है, फिर ओ के निकालना है। इसी तरह हमें सारे के सारे निकाल देना है। तो इसको मैंने H1 का नाम दे दिया, इसको H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10। तो सारे के सारे हमें इस तरह निकाल देने हैं। ठीक है, आसान सा है, ज्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं मैंने कैसे किया। मैंने क्या किया, सबसे पहले ये जो ट्राइंगल था हमारा ओ ए बी, राइट एंगल ट्राइंगल देखिए ओ ए बी को देखना, पहला वाला ओ ए बी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारा क्या है, ओ बी जो है ये हाइपोटेनस है, बेस क्या है, बेस है हमारा ए बी, ये हमारा बेस है, और परपेंडिकुलर ए ओ, ए ओ जो है हमारा परपेंडिकुलर है। तो ओ बी जो है बेस है, बेस का मतलब क्या होता है, H1 का स्क्वायर। ओ बी हमारा बेस नहीं है, हाइपोटेनस है, गलत हो गया था, सॉरी।
जो OB है हमारा हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस को मैंने क्या बनाया, H1, तो H1 का स्क्वायर। OA क्या है, OA हमारा परपेंडिकुलर था, तो परपेंडिकुलर की जगह 1 रख दिया। AB क्या है, तो AB हमारा बेस है, उसकी जगह 1 रख दिया। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आएगा, और H1 का स्क्वायर इधर लिखा हुआ था, तो स्क्वायर इस तरफ से दूसरी तरफ जाएगा तो रूट में बन जाता है। इस तरह H1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी √2। ठीक है, ये याद रखिएगा, 90 के सामने वाला जो लाइन होता है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। अब दूसरे ट्राइंगल की बात आ जाती है। दूसरा ट्राइंगल है हमारा BOC, BO और C। ठीक है, BOC में देखिए हमारा हाइपोटेनस क्या है, OC। ठीक है, OC हमारा क्या है, ये हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर। हमारा बेस क्या होगा, हमारा बेस होगा BC, तो BC का स्क्वायर। इसी तरह हमारा होगा OB, OB क्या है, OB हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब बात की जाए हमारे OC की। OC क्या है हमारा, OC हमारा हाइपोटेनस ही तो है। इस ट्राइंगल में OC है हमारा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब H2, तो H2 का स्क्वायर कर दिया, और BC हमारा 1 है, तो BC का 1 का स्क्वायर कर दिया। OB क्या है, तो OB यहाँ पर देखेंगे H1 है, ये OB को जो आप देखेंगे तो ये H1 है। अब भले ये परपेंडिकुलर बन चुका है, लेकिन ये पुराने ट्राइंगल के हिसाब से ये H1 था। H1 की वैल्यू हमने निकाली थी कि √2 होती है, तो यहाँ पर OB की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, रूट में 2। ठीक है, √2 जब हमने वैल्यू रख दी तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 पहले से था, 2 और 1 3, ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा, रूट में बन जाएगा, तो H2 की वैल्यू आ जाएगी √3। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि जब हमने H1 निकाला तो √2 आ रहा है, जब हम H2 निकाल रहे हैं तो √3 आ रहा है, मतलब H3 निकालेंगे तो √4 आएगा, H4 निकालेंगे तो रूट में 5 आएगा, इसी तरह बढ़ता जाएगा। तो सिमिलरली करके हम ऐसे ही ना लिख दें एक ही बार में, यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं, सिमिलरली हम H3 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, H3 में लिख सकते हैं √4, फिर मैंने कह दिया H4, इसमें वैल्यू हमने लिख दी रूट में 5, फिर मैंने कहा H5, इसमें वैल्यू को लिख दी रूट में 6, फिर मैंने कहा और H6, इसमें वैल्यू हो जाएगी रूट में 7, फिर कहा H7, तो इसमें वैल्यू हो जाएगी रूट में 8, और उसके बाद H8 में H8 में हम कह सकते हैं रूट में 9 आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद H हमारा 9 आता है, H9 में क्या आएगा, H9 में हमारी वैल्यू आ जाएगी रूट में 10, फिर और से H10 में हमारी वैल्यू आ जाएगी रूट में 11। इतनी ही तो वैल्यूज आएंगी, H10 तक था, यहाँ देखिए H10 तक था, सारी वैल्यू हमने लिख डाली। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, √4 है, √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2, इसे 2 लिख दिया। √5 को हम तोड़ नहीं सकते, √6 को भी तोड़ा नहीं जा सकता, और सॉल्व मतलब नहीं किया जा सकता। √8 को क्या लिख सकते हैं, तो √8 को 4 पूजा 8 लिखा जा सकता है, तो इसे इस तरह भी करके लिख सकते हैं। तो 4 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 2√2, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। √9 को क्या लिख सकते हैं, तो ये 3 का होता है। ठीक है, फिर √10 को क्या लिख सकते हैं, तो √10 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी तोड़ा नहीं जा सकता है, और √11 को भी नहीं तोड़ा जा सकता है, ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे H10 तक हमें निकालने थे, H10 के तक हमने सारे के सारे हाइपोटेनस निकाल दिए, और यहीं पर आपके सारे के सारे क्वेश्चन भी खत्म हो गए, यहीं पर ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई, और यहाँ पर आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में। तब तक कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल को शेयर जरूर करें।